और ब्लैडर कंट्रोल जो है टिपिकली कब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये होता है आफ्टर 4 ईयर एज। कोई बच्चों को जल्दी भी हो जाता है, 2 ईयर में होना शुरू हो जाता है कंट्रोल, 2, 3, 4 में मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडे क्लास इज इम्पोर्टेंट, जो है बेड वेटिंग। बेड वेटिंग नॉक्चुरल एन्यूरेसिस भी कहते हैं इसको। ये इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है ड्यूरिंग स्लीप। कब? आफ्टर एज व्हेन ब्लैडर कंट्रोल टिपिकली इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। और ब्लैडर कंट्रोल जो है टिपिकली कब इस्टेब्लिश हो जाता है, ये होता है आफ्टर 4 ईयर एज। कोई बच्चों को जल्दी भी हो जाता है, 2 ईयर में होना शुरू हो जाता है कंट्रोल, 2, 3, 4 में मैक्सिमम बच्चों का हो जाता है। और रियरली कोई बच्चे 5, 6 ईयर तक भी जाते हैं, लेकिन 4 ईयर एज इज स्टैंडर्ड फॉर द ब्लैडर कंट्रोल। तो ब्लैडर कंट्रोल की जब एज हो गई है, तब भी इफ पेशेंट इज नॉट एबल टू कंट्रोल द यूरिनेशन वाइल स्लीप, दिन में है तो वो बेड वेटिंग नहीं कहलाएगा, वो ये नाइट में होने वाला जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, आपने देखा होगा। ऑलमोस्ट 1 चाइल्ड इन 100 आफ्टर एज ऑफ 6 बेड वेटिंग से सफ़र करता है। 4 to 5 ईयर में तो 10% बच्चे भी सफ़र करते हैं। फीमेल यूजुअली सफ़र मोर। और कभी कभी ये बेड वेटिंग जो है एल्डर एज में, इवन टीन एज में भी पाई जाती है। वो डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, हम उस पर बात कर लेंगे। इससे कुछ खास होता नहीं है, बस पेशेंट और उसकी फैमिली के लिए ये एक स्ट्रेसफुल इवेंट है, स्ट्रेस है, जो कि उन्हें कॉन्फिडेंट नहीं, एक पुअर कॉन्फिडेंट पर्सन बना देता है। क्या कारण है इसके, क्यों हो जाता है ये बेड वेटिंग? बेड वेटिंग होने की छोटी छोटी बहुत सारी वजह है। उनमें से मेन वजह है कि डिलेड ब्लैडर डेवलपमेंट। इसको जज करने का या अंडरस्टैंड करने का कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल कोई मतलब अपने को रेलेवेंस है ऐसा नहीं है, लेकिन कारण तो पता होना चाहिए ना, आखिर ऐसा हो क्यों गया। हमारे शरीर में वेरियस फंक्शंस हैं, समझना, बोलना, चलना, कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, अपना ब्लैडर स्टूल का कंट्रोल होना, एपेटाइट का कंट्रोल होना, ये वो सब कुछ है। कोई चीज़ पहले कोई चीज़ बाद में ऐसे डेवलप हो जाती है। कभी कभी इस सीक्वेंस में होना इज वेल डेवलपमेंट, सब बच्चों को जो होता ही है। कभी कभी किसी को कोई एक सिस्टम थोड़ा सा लेट डेवलप हो जाता है। किसी का बचपना ज़्यादा उम्र तक चलता है, किसी को प्यूबर्टी किसी एज में हो रही है, किसी को दूसरी एज में हो रही है, तो ये होता है, इट इज़ क्वाइट कॉमन। तो कभी कभी जब ब्लैडर का जो डेवलपमेंट है, खास करके उसका न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो डेवलपमेंट है, वो जब पूरा सही टाइम पे नहीं होता, डिले हो जाएगा, तब ऐसा होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, खास करके जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है उसकी गड़बड़ हो जाने से भी ऐसा होता है, जो कि ब्लैडर को कंट्रोल करता है थ्रू जो है ना यूरिन प्रोडक्शन। तो कोई कोई लोगों के यूरिन प्रोडक्शन ही अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी उनको फिर नींद में उठ के जाना और ये सब शुरू हुआ नहीं, तो फिर उनको बेड वेटिंग हो जाता है। उससे उनका यूरिन का वॉल्यूम जो रात में नींद में प्रोड्यूस होने वाला है वो ज़्यादा बना रहेगा, तो फिर उन्हें बेड वेटिंग हो जाएगा। जेनेटिक्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई फैमिलीज़ में अगर उनको पेरेंट्स में ब्रदर्स को, सिस्टर्स को अगर बेड वेटिंग है, तो भी उनके बाकी सिबलिंग्स को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नर्वस सिस्टम इशू, नर्व कोऑर्डिनेशन, नर्व फंक्शंस जब प्रॉपर नहीं है तो बच्चों को बेड वेटिंग होता है। इमोशनल स्ट्रेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेड वेटिंग का, खास करके सेकेंडरी बेड वेटिंग। सेकेंडरी बेड वेटिंग क्या होता है?
प्राइमरी तो वो होता है जब बच्चे को शुरू से जन्म के बाद से कभी कंट्रोल रहा ही नहीं और वो बचपना उसका चला ही जा रहा है, बेड वेटिंग का बचपना स्टिल गोइंग ऑन है, तब इसको प्राइमरी बोलेंगे। जब कुछ साल की उम्र तक तो बेड वेटिंग नहीं था, अब होने लगा है, तो ये सेकेंडरी बेड वेटिंग कहलाता है। और सेकेंडरी बेड वेटिंग का बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ट्रॉमेटिक इवेंट, ये सब ट्रिगर कर देते हैं बेड वेटिंग को। ठीक है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जो रेयर कंडीशन होती है लेकिन उनसे भी बेड वेटिंग किसी भी एज में हो सकता है, दैट इज नंबर 1 डायबिटीज़, दूसरा है स्लीप एपनिया। इन कंडीशंस में एल्डरली लोगों को भी बेड वेटिंग हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप इसकी मैनेजमेंट को समझ लो। मैनेजमेंट का मतलब क्या आप और करेंगे अदर देन ट्रीटमेंट। देखो, आपने देखा होगा ना, मैं कोई भी जब हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमेशा मैनेजमेंट की बात करता हूँ। ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमेशा डिजीज़ेज डायनामिक होंगी ज़रूरी नहीं है। डायनामिक होंगी मतलब ट्रू डिजीज़ होंगी ज़रूरी नहीं है। डिजीज़ेज आर्टिफिशियल डिजीज़ हो सकती है, डिजीज़ेज सूडो क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकती है, जैसा कि हैनिमैन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में हम लोग पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों को बिना दवाई दिए हम ठीक कर सकते हैं अगर हमें मैनेजमेंट के टिप्स मालूम होते हैं तो बेड वेटिंग में भी इसी तरह से इम्पोर्टेंट है उनका मैनेजमेंट करना भी। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे? सिंपलेस्ट थिंग जो सब लोग जानते हैं वो ये है कि लिमिटेड यूज ऑफ लिक्विड्स बिफोर बेड टाइम। ठीक है, सोने से 2-3 घंटे पहले लिक्विड लेना बंद कर देंगे। सोने से पहले एक बार यूरिन पास करने जाएंगे, फिर सो जाएंगे, तो बेड वेटिंग के चांसेस कुछ कम हो जाते हैं। अवॉइडिंग कैफीन एंड शुगरी ड्रिंक्स। ये शुगरी ड्रिंक्स जो होते हैं, मीठे पेय पदार्थ, इनसे क्या होता है कोई बता सकता है? जब भी आपने मीठा खाया तो पेशाब क्यों ज़्यादा लगता है? बताओ जी। जब मीठा खाएंगे तो यूरिन इसलिए ज़्यादा आता है कि नेचर हमारे शरीर से उस ग्लूकोज को रिमूव करना चाहती है जो हमने एक्स्ट्रा ले लिया। ये सबसे बेसिक नेचर का डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो बिना कुछ और हुए कहीं स्टोर करना है, ये करना है, जो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ना डायबिटीज़ के लिए। उसका पहला स्टेप भी यही है कि उसको रिमूव करो ना बॉडी से। इसलिए मीठा खाने पर प्यास ज़्यादा लगती है। प्यास ज़्यादा लगेगी तो पानी पिएंगे, पानी पिएंगे तो पेशाब लगेगा, लगेगा तो थोड़ा सा मीठा तो उसके साथ घुल के चला गया। डायबिटीज़ वाला बाकी सिस्टम सेफ रह गया, बॉडी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो मीठे जो पेय पदार्थ है, शुगरी ड्रिंक्स है, वो नहीं लेने चाहिए और ख़ास करके नाइट में सोने से पहले तो नहीं लेने चाहिए। ठीक है, बाकी ठीक है, वाटरप्रूफ मैट्रेस लगा के रखो और ये वो सब है। कॉन्स्टिपेशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिपेशन को भी अगर ट्रीट कर दिया जाए तब भी बेड वेटिंग ठीक होता है। बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग, जिसको आजकल बोलने लगे टॉयलेटरी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग, ये देना आजकल की माताओं को नहीं आता। कितने पेशेंट आते हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कैसे करने का काम है। ये टॉयलेट ट्रेनिंग होती है कि पेशेंट को, मतलब बच्चे को, जब वो बहुत छोटा है तभी से विस्लिंग साउंड से, या आप मतलब इनवॉलेंट्री नहीं करके उसको वॉलेंट्री बना दो। कभी भी सुसु कर रहा है, नहीं, उसको वॉलेंट्री बना दो कि हाँ ऐसी पोजीशन में, ऐसे पोस्चर में, इस साउंड के साथ में, और यहाँ पे आपने यूरिन या स्टूल को पास करना है। और ये आपको हर 2-3 घंटे में ज़रूर ही करना पड़ेगा जब वो ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड है। तो ऐसा करने को टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं। तो ये करने से पेशेंट को, मतलब बच्चे को
ये होगा ही नहीं कि उसको बेड पे सुसु निकल ही सके, वो रिलैक्स ही नहीं हो पाएगा। गर्मी क्यों लग रही है? तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि वो पेशेंट जो है इस हालत में कि वो बेड पे है तो रिलैक्स होके यूरिन पास कर ही पाए। ये कंडीशनिंग बोलते हैं साइकोलॉजी की भाषा में, पावलोव का सिद्धांत है ये, पावलोव की कंडीशनिंग है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट और बिहेवियर तरीके से भी हम इन बेड वेटिंग के पेशेंट्स को, नॉक्टर्नल एनोरेसिस के पेशेंट को मैनेज करते हैं। सबसे पहला टिप बहुत ही ज़रूरी है कि डू नॉट डिस्कस इन द प्रेजेंस ऑफ एनीवन। जब बच्चा है और कोई और भी है तो इस बात को कि ये बच्चा बेड वेट करता है किसी के सामने डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट बहुत ही लो फील करता है और शेमफुल फील करता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो इसलिए उसको इस चीज़ से बचाना हमारा काम है। उसको इमोशनल सपोर्ट दो, रीअश्योर करो बच्चे को, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम जहाँ पे तुम्हारी कोई गलती है। देखो मैं हमेशा ही पेशेंट को बोलता हूँ इस बात के लिए, पेशेंट आके क्या बोलेंगे, ये बच्चा बिस्तर गीला करता है। करता है, करता है का मतलब तो ये हो गया ना ये जानबूझ के करता है। क्या ये सच है? मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ, उनके अटेंडेंट्स को बोलता हूँ, उसके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ये स्टेटमेंट को बदलो। आपको क्या कहना चाहिए, इससे बिस्तर गीला हो जाता है। ये बिस्तर गीला करता है, यहां पे तो पेशेंट कर रहा है जानबूझ के, वॉलेंटरीली कर रहा है, जबकि हो क्या रहा है, ये इनवॉलेंटरी है। तो हम क्यों नहीं ऐसा बोलते कि इससे बिस्तर गीला हो जाता है। जैसे ही आप ये स्टेटमेंट बोलेंगे बच्चा कैसा फील करेगा, यस इनको पता है मेरी बात कि मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मुझसे ये हो जाता है, अननोइंगली हो जाता है, विदाउट माई एनी कंट्रोल हो जाता है। इसको कहते हैं रीएश्योरेंस। पेशेंट को लगता है कि यस इन्होंने मेरी बात समझ ली। नहीं तो पेशेंट डरते हैं, नीचे गर्दन करके बैठते हैं, न जाने कितना बुरा हाल होता है उनका जब वो इस समस्या को डिस्कस करने के लिए हमारे पास आते हैं। तो रीएश्योरेंस करते ही पेशेंट के अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है कि यस इन्होंने मेरी बात समझ ली। तो सबसे पहले तो समझना ही है ना, तो समझना बहुत ज़रूरी है। बेड वेटिंग is not a sign of laziness or lack of caring by the patient, and it is important to approach the issue with sensitivity and understanding, जो मैं आपसे बता चुका हूं। एक और तरीका है रिवॉर्ड सिस्टम, प्रेजिंग एंड रिवॉर्डिंग द चाइल्ड फॉर ड्राई नाइट्स। प्रेजिंग यानी कि प्रशंसा करना, रिवॉर्डिंग यानी कि रिवॉर्ड देना, फॉर द ड्राई नाइट्स। वो रात जिस दिन बच्चे ने बिस्तर गीला नहीं किया या नहीं हुआ, उस दिन सुबह उठते ही पहला काम ये है, बिस्तर गीला नहीं हुआ, यस शाबाश वेल डन, आज तुमने कंट्रोल किया है। यहाँ पे पेशेंट को एक्टिव बना दो कि यस यू डिड दिस। और रिवॉर्ड के रूप में क्या करेंगे, रिवॉर्ड के रूप में आपको एक चार्टिंग करनी है, डेट सच एंड सच, उसके सामने आपको क्रॉस या टिक नहीं लिखना, टिक और क्रॉस नहीं लिखना, क्या लिखना है आपको, डैश या स्टार बनाना है। डैश फॉर दोज डेज जिसमें बेड वेटिंग हुआ है, स्टार फॉर दोज डेज जिस दिन बेड वेटिंग नहीं हुआ है। और जिस दिन बच्चे को स्टार मिल रहा है उस दिन उसे रिवॉर्ड देना है। रिवॉर्ड क्या देना है उसको, करेंसी। करेंसी भी ओरिजिनल करेंसी नहीं, आपके हाथ से बनाए हुए नोट, 10 रुपए का नोट, जैसे गवर्नर साइन करके नोट देता है ना, उस तरह से आपने 10 रुपए का नोट बनाना है, उस पर साइन करने हैं, ये पेशेंट को देना है गुल्लक में डालने के लिए, खर्च नहीं करना, क्योंकि इसका तो कुछ मिलेगा भी नहीं वैसे भी।
अब जब उसके पास में खूब सारी ऐसी करेंसी इकट्ठी हो जाएगी, तब आपने उसके इक्वलेंट उसको पैसे देने हैं, करेंसी देनी है। समझ गए? दोबारा चार्टिंग करेंगे, डैश और स्टार बनाएंगे, टिक और क्रॉस नहीं करेंगे। स्टार फॉर दोज डेज जिस दिन बेड वेटिंग नहीं हुआ है, डैश फॉर दोज डेज जिस दिन बेड वेटिंग हो गया है। जिस दिन हो गया है कुछ नहीं करना, स्टार हो गया है तो पेशेंट को रिवॉर्ड देंगे। रिवॉर्ड असली करेंसी नहीं देना, इसके पीछे भी साइकोलॉजी है, क्योंकि हम उसके अंदर मोटिवेशन को लंबा करना चाह रहे हैं। हमने करेंसी दे दी तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, गुल्लक में नहीं डाला उसी दिन ख़त्म हो जाएगी। उसको लालच लगाना है कि यस मेरे इतने पैसे इकट्ठे हो गए गुल्लक में, और एक बार तो वो आज खुश हो रहा है, नकली तो क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू तो बराबर ही है। एनीवे, तो पेशेंट को एक बार तो, अब जब हमने एक वो करेंसी का नोट बना के दिया है, उसको रिवॉर्ड मिला है, उसको प्रशंसा मिली है, उसको अच्छा लगा है कि यस मेरे को ये कुछ मिला है, और फिर एक बार जब हम उसके खूब सारे वो जो करेंसी के हमारे बनाए नोट्स जब हम कैश करेंगे, तब वो एक बार फिर से खुश होगा। तो खुशी को 2-3 बार हमने कैरी करना है, और फिर जब उन पैसों को वो बच्चा अपनी पसंद की कोई भी चीज़ लाने के लिए कुछ भी खर्च इस तरह से कर रहा है जहाँ उसको एप्रिसिएशन का एक वो अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, ये रिवॉर्ड मैकेनिज्म कहलाता है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है, हम सब पेशेंट्स में ये वाला यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे बेड वेटिंग के, मैं बताऊंगा आगे केस के बारे में भी। तो ये हो गया, और पेशेंट को एश्योर भी करना है कि जब भी रात को तुम्हें प्रेशर लगे तो मदर को या फादर को आप उठ के बाथरूम में लेके जाने तक के लिए बोलने के लिए 100% एश्योर हो। उसको डांट नहीं पड़नी चाहिए कि क्यों उठा दिया है, ऐसा तो कोई शायद ही करेगा, बिस्तर गीला करने से तो अच्छा ही है ना उठा दिया। तो उसको उठाना भी है, किसी के सामने बात नहीं करेंगे क्योंकि पेशेंट को फील होता है, और लोग बोलते हैं कि हर 2-2, 3-3 घंटे में रात को उठाओ। मैं तो मेरे पेशेंट्स को ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करके ये प्रैक्टिकल सही नहीं है। ठीक है, कुछ और भी तरीके हैं कि उनको करंट लगा दो कि बिस्तर गीला होगा तो अलार्म बज जाएगी, ये वो करके, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं किया। मेरे पेशेंट केवल रिवॉर्ड मैकेनिज्म से और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दोनों से ठीक हो जाते हैं। तो ये हो गया। अब अगर अपने को बात ये आती है कि होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है पेशेंट को, तो केस टेकिंग में किन बातों का ध्यान रखना है। तो केस टेकिंग में सबसे पहले तो ये देखना है कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी का मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है। उसके बाद में जब बेड वेटिंग हो रहा है तो आपने ये नोट करना है कि नींद के किस पार्ट में है। जस्ट नींद में जा रहा है बच्चा तभी हो रहा है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप में हो रहा है, या लेटर पार्ट ऑफ द स्लीप में हो रहा है, यानी कि सुबह उठने के समय हो रहा है। ये सभी रूब्रिक्स है, अपन बात करेंगे। और रिएक्शन क्या है पेशेंट का बेड वेटिंग को लेकर के। बिस्तर गीला हो गया, पेशेंट नींद में ही सोया हुआ है, उठ ही नहीं रहा, अलग रूब्रिक है। जस्ट थोड़ा सा सुसु निकला नहीं, उसकी नींद खुल गई, अलग रूब्रिक है। छुपाने की कोशिश कर रहा है इस सारे एपिसोड को, अलग रूब्रिक है। डर गया है, माँ बाप क्या बोलेंगे, अलग रूब्रिक है। शाई फील कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे, अलग रूब्रिक है। ड्रीम्स ऑफ बेड वेटिंग है, अगर बड़ा है कोई बच्चा, उसको ड्रीम हो रहा है कि मुझे तो लगता है मैं बाथरूम में जाके अप्रोप्रिएट जगह में जाके यूरिन पास कर रहा हूँ और हो जाता है बिस्तर में, तो उसके लिए अलग रूब्रिक है। ये रूब्रिक को मैं आपको रिपर्टरी में डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। बेड वेटिंग फाटक रिपर्टरी में कर रहे हैं हम लोग। इसके साथ में हम कुछ कुछ मेडिसिन की बात भी कर लेंगे। बेड वेटिंग जनरल रूब्रिक है जिसमें 24 मेडिसिन है। अगर हम कंप्लीट में या सिंथेसिस में जाएंगे तो मेडिसिन सैकड़ों में है, कोई मतलब नहीं है, वहाँ से कुछ नहीं निकलता। अडल्ट्स कैथेटराइजेशन फ्रोम, कैथेटराइजेशन हुआ है, उसके बाद में बेड वेटिंग हुई है, तो मैगफोस इज द मेडिसिन। लिख लो, याद कर लो,
समझ लो, रिपर्टरी में तो है ही सही, मैंने दी हुई है, रिजल्ट्स भी मिले हैं। किसी भी कारण से बेड वेटिंग होने लगा, ऐसा नहीं केवल कैथेटराइजेशन के बाद में होने लगा, मैगफोस इज द मेडिसिन। कॉज विदाउट एनी एक्सेप्ट हैबिट, केवल आदत है, कुछ भी कारण नहीं है। इक्विजेटम इज द मेडिसिन, इसके भी मैंने रिजल्ट्स लिए हुए हैं। इक्विजेटम, सर इक्विजेटम पोटेंसी, हाँ जी। चिल्ड्रन वीकली इन, बिल्कुल दुबले पतले कमजोर बच्चों में बेड वेटिंग, चाइना कालीफोस थायरोडिनम। हेड ब्लो ऑन फ्रॉम, जब मैंने एलिमेंट्स के बारे में बात की थी तब आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट से क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। केवल हेड इंजरी ले लेंगे हमेशा पेशेंट ठीक हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। यहाँ क्या है, हेड ब्लो फ्रॉम बेड वेटिंग हो रहा है, तो साइलिसिया इज द ओनली मेडिसिन। और जहाँ जिस भी रूब्रिक में ओनली मेडिसिन कोई भी हो जाए, क्या काम करती है ये दवाइयाँ, गजब। फुल मून एग्रावेट, केवल पूर्णमासी के दिन बेड वेटिंग हो रही है। सीना एंड सोराइनम आर द मेडिसिन। मॉर्निंग, सुबह के समय बेड वेटिंग। ओल्ड मैन, बहुत ही काम की दवाई है और बहुत लोग आते हैं। एपोसाइनम, बेंजोइक एसिड, कालीफोस एंड सिकिलकोर, ओल्ड मैन। प्रेगनेंसी इन, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, रिपर्टरी सीखने की जरूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट आई है, पोर्डोफैलम दे दो। फर्स्ट स्लीप, जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी, फर्स्ट स्लीप, स्लीप ड्यूरिंग में फर्स्ट स्लीप, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्लीप, जैसे ही बच्चा सोया 1-2 घंटे में अगर बेड वेटिंग हो रही है, दीज आर द मेडिसिन। कितने ही लोगों को मैंने सीपिया से ठीक किया हुआ है। सीपिया, फॉस्फोरिक एसिड, क्रियोजोट एंड कॉस्टिकम आर द मेडिसिन। लेटर पार्ट, बाद का हिस्सा, क्या मेडिसिन है, क्लोरेलम एच, बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने दी हुई है। एक लड़की आती थी मेरे पास, लगभग 26-27 साल की, बड़ी शर्मिंदा होकर बता रही थी क्या करो, शादी होने वाली है, बेड वेटिंग हो रहा है, कब होता है, ये निकल के आ गया, लेटर पार्ट ऑफ द स्लीप, क्लोरेलम एच दिया, बिल्कुल ठीक हो गई। वेकिंग डिफिकल्ट, ये कब आएगा? वेकिंग डिफिकल्ट का मतलब है जो पेरेंट्स सोचते हैं ना कि हम इनको रात को उठा के वरना सुसु करा देंगे, टॉयलेट करा देंगे, तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। क्या करते हैं पेरेंट्स, बच्चे को उठाते हैं, नींद में ही यूं खड़ा करके ले जाएंगे टॉयलेट में, वहाँ जाके भी उसकी नींद नहीं खुलती है और वो सुसु करते ही नहीं है, उनको चांटे लगा के उनकी नींद खुलवा के सुसु कराना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं वेकिंग डिफिकल्ट। वेकिंग डिफिकल्ट वो लोग भी होते हैं जो बिस्तर गीला हो गया, गीले में ही सोए रहे हैं। तो क्या क्या मेडिसिन है? बेलाडोना, क्लोरेलम और क्रियोजोट। और वो जो लड़की जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने क्लोरेलम दिया, उसको ये सिम्टम था। बोले जी क्या करूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता नींद में, सुसु भी हो गया और मैं सोई हुई हूँ, उसको पता चलता है कि मैं गीली होगी, मतलब लेटर पार्ट में जब सुबह उठूँगी तभी। तो दोनों सिम्टम कवर किए क्लोरेलम, तो क्लोरेलम से वो ठीक हो गई। ये इतने से रूब्रिक है, कोई ज़्यादा है क्या? फाटक रिपर्टरी में ये रूब्रिक्स हैं, लेकिन हमें तसल्ली नहीं होती है इतना पढ़ के, इसलिए हम उसमें भी जाएंगे कंप्लीट में। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज को नोट कर लो। फाटक में सर्च में क्या आया? बेड वेटिंग और
कंप्लीट में आएगा इनवॉलंटरी यूरिनेशन बेड इन। इनवॉलंटरी यूरिनेशन अगर खेलते कूदते चलते फिरते बच्चे को हो रहा है तब वो अलग रूब्रिक है। यहाँ हमने क्या लेना है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन बेड इन। ये खुल गया ये रूब्रिक। नाइट क्या हो गया, नाइट इनकॉन्टिनेंस इन बेड भी कहलाता है ये। क्या देखो, इनवॉलंटरी यूरिनेशन नाइट इनकॉन्टिनेंस इन बेड। ठीक है, यहाँ पे अपन फास्ट चलेंगे, वहाँ तो सिंगल सिंगल मेडिसिन थी, यहाँ भर भर के मेडिसिन हैं। ये देखो कितनी दवाइयाँ हैं, 220 मेडिसिन, वहाँ कितनी थी 21 या समथिंग। इसलिए मैं जो बड़ी रिपर्टरी उनके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी काम के रूब्रिक मिलते हैं। मॉर्निंग टुवार्ड्स अटमेन इन, बसंत ऋतु में, नहीं पतझड़, क्या अटमेन क्या होता है, पतझड़, पतझड़ की ऋतु में पल्सटिला। विंटर्स में ओनली हो रहा है तब ये मेडिसिन है कॉस्टिकम एंड पल्सटिला। स्लीप इन फर्स्ट कॉस्टिकम, वहाँ पे सीपिया थी। चिल्ड्रन इन, बच्चों में बेड वेटिंग का होना, बेंजोइक एसिड, कैलकेरिया कार्ब, चाइना, ये मेडिसिन हैं। बेंजोइक एसिड का यूरिन ऑफेंसिव होगा, थेरेपेटिक पार्ट में बताऊंगा। ड्रीम ऑफ यूरिनेशन ड्यूरिंग, ये वो वाला रूब्रिक आ गया जो मैंने आपको बताया था ड्रीम्स में। बेलेडोना, इक्यूजेटम, हाइसाइमस, क्रियोजोट, लेकैन, लाइको, मर्क, आइडोटोफ्लेवस, सेनेगा, सिपिया। इन लार्ज प्रोस्टेट विद, बहुत कॉमन है ये, प्रोस्टेट बढ़ गया ओल्ड एज में, बेड वेटिंग शुरू हो गई, कार्बोलिक एसिड। इरेक्शन विद कॉस्टिकम, फीवर ड्यूरिंग, बहुत काम का रूब्रिक है, जब बुखार हुआ तो बेड वेटिंग हुआ, नेट्रम्यूर। इंजरीज ऑफ हेड आफ्टर साइलिशिया, मास्टरबेशन टेंडेंसी विद सीपिया। मून एट फुल सोराइनम, ओल्ड पीपल इन सो मैनी मेडिसिन्स। टेंजिएबल कॉज एक्सेप्ट हैबिट व्हेन देर इज नो, इक्यूजेटम। यहाँ 4 मार्क्स में है रिपर्टरी, कंप्लीट रिपर्टरी में इक्यूजेटम 4 मार्क्स। वर्म्स फ्रॉम साइलिशिया, हम साइलिशिया नहीं, हम यूजुअली सीना दे देते हैं, तो साइलिशिया will be more beneficial for those who are having bedwetting because of intestinal worms, Silicea. Midnight before, after, midnight before अगर है तो ये रूब्रिक चेंज हो गया। इनवॉलंटरी यूरिनेशन मिडनाइट बिफोर, ये अलग है, इनवॉलंटरी है ये, बेडवेटिंग वहीं खत्म हो गया। बेडवेटिंग कहाँ से कहाँ तक है, नाइट इनकॉन्टिनेंस इन बेड, ये सिम्टम है आज का हमारी स्टडी का टॉपिक। एक और रूब्रिक है बड़ा काम का, फियर बेड वेटिंग ऑफ, कहीं बिस्तर गीला ना हो जाए, ये रूब्रिक है फियर ऑफ बेड वेटिंग, कंप्लीट रिपर्टरी माइंड में। बोनिंगसन रिपर्टरी में लैंग्वेज अलग है, इसलिए बता रहा हूँ। बोनिंगसन में यूरिन मिक्चुरेशन, यूरिनेशन नाइट इन बेड, दैट इज बेड वेटिंग। बोगर रिपर्टरी में मिक्चुरेशन, रिटेंशन, सप्रेशन, टार्डी एटसेट्रा। नर रिपर्टरी में ड्रीम्स, यूरिनेशन, यूरिनेटिंग, ही इज इन ए डिसेंट मैनर व्हेन ही इज वेटिंग द बेड एट नाइट। मेरे कहने का क्या अभिप्राय है कि डिफरेंट रिपर्टरीज में लैंग्वेज डिफरेंट है, कभी कभी तो मेडिसिन सेम है और कभी कभी मेडिसिन भी डिफरेंट है। आप जिस भी रिपर्टरी को फॉलो करते हैं, जिस भी फिलोसफी के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दे रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपने मेडिसिन सेलेक्ट करनी है और पेशेंट को आराम देना है, और आराम दे करके आप पेशेंट को एक कॉन्फिडेंट लाइफ लीड कराने में मदद कर सकते हैं। मैंने बेड वेटिंग के लिए थेरेपेटिक्स भी तैयार किया है आपके लिए। थेरेपेटिक्स में मैं थोड़ा रैपिड फायर में चलूँगा, क्योंकि रिपर्टरी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन दैट थेरापेटिक्स।
लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ अलग आएंगी, वो आप ध्यान से सुन सकते हैं और आप नोट भी कर सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकली नोट किया मैंने, क्योंकि मैं किसी भी मेडिसिन को कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं समझता हूँ कभी भी। फर्स्ट मेडिसिन और मेरी चॉइस ऑफ मेडिसिन भी है बेलाडोना, क्योंकि मैंने बेलाडोना से बहुत पेशेंट ठीक किए हैं बेड वेटिंग के। आफ्टर वेटिंग द बेड द चाइल्ड डज नॉट वेक एंड स्लीप इन वेट डायपर और वेट अपना बेड। स्लीप कोमेटोज करके एक रूब्रिक है, उसमें आती है बेलाडोना। वेकिंग डिफ़िकल्ट में आती है बेलाडोना। तो बेलाडोना एक अच्छी मेडिसिन है। हाई पोटेंसी में देते हैं हम लोग, 1 mg पोटेंसी में देते हैं, सिंगल डोज देते हैं। आज शायद मैं केस भी टाइम बचा तो आपको बताऊंगा, एक उसका रेपिटेशन चार्ट भी मेरे पास है। दूसरी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है, यूरिन इज ऑफेंसिव, डार्क ब्राउन, ओवर स्लीपीनेस अल्टरनेट्स विद स्लीपीनेस। बेंजोइक एसिड, और याद कर लो इसको, ध्यान से कर लो। बेंजोइक एसिड एक ऐसी मेडिसिन है, किसी भी इलनेस में जब पेशेंट का यूरिन ऑफेंसिव हो गया, स्मेली हो गया, चाहे गाउट हो, चाहे फीवर हो, चाहे बेड वेटिंग हो, कुछ भी हो जाए, बेंजोइक एसिड विल बी द मेडिसिन। चाहे यूटीआई क्यों ना हो गया हो, चाहे रीनल कैलकुलस क्यों नहीं हो गई हो। आप देख के देखना, मैंने तो रीनल कैलकुलस में दिया होगा इसको। बेंजोइक एसिड, जहां पे यूरिन ऑफेंसिव हो गया, बेंजोइक एसिड दे दो। कार्बोवेज, जब बेड वेटिंग टुवार्ड्स मॉर्निंग टाइम हो रहा हो। कॉस्टिकम, बेड वेटिंग वर्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्लीप, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर, लॉन्ग रिटेंशन ऑफ यूरिन। सीना, बेड वेटिंग फ्रॉम वर्म्स एंड एग्रावेशन फुल मून। दलकामारा, बेड वेटिंग इन डैम्प रेनी वेदर, चेंज ऑफ वेदर, आफ्टर रेन, समर, हॉट या आफ्टर वेटिंग, फोगी वेदर, एक्सपोजर टू कोल्ड इन हीटेड या स्वेटी कंडीशंस। डल का मारा, आजकल के मौसम में डल का मारा। इक्विजेटम, जैसे मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी मेडिसिन है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इक्विजेटम दे दो। हैबिचुअल बेड वेटिंग, पेनफुल फीलिंग नॉट रिलीव्ड आफ्टर यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट पेनफुल burning urination or urging like cantheris, involuntary urination, poor controls, paralysis of the bladder, equisetum। ओल्ड एज में भी काम करती है ये दवाई। जेल्सीमियम, पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर व्हेन कॉस्टिकम फेल्स। हायासाइमस, बेड वेटिंग ड्यूरिंग मेंसेस। और सीपिया भी है इसी बात के लिए, बेड वेटिंग ड्यूरिंग मेंसेस। क्रियोजोट, chronic case of bed wetting during first sleep from which the child is roused with difficulty। उठाना मुश्किल है, ये भी स्लीप कमेटोज वाला ही है। ड्रीम्स दैट यूरिनेट इन बाथरूम बट एक्चुअली यूरिनेट इन द बेड, ये ड्रीम वाले में है। पेशेंट इज टॉल ऑफ हिज एज लाइक फॉस्फोरस, incontinence of urine, can only urinate while lying, cannot control after urge develops। Leg can, said to be specific for bedwetting by some author, inferiority complex due to habit of bedwetting। Magnesia phos, bedwetting after catheterization। मूलियन ऑयल मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कहीं पढ़ लिया तो स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ था तो मैंने सोचा कि बता ही दूँ। 10 ड्रॉप्स ऑफ मूलियन ऑयल मदर टिंचर बेड टाइम देना है, और चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर 5 ड्रॉप्स देना है, स्पेसिफिक बताया किसी ने। प्लांटागो, बेड वेटिंग फ्रॉम मिडनाइट टू मॉर्निंग, मदर टिंचर दी जाती है प्लांटागो। पल्सटिला, इन लिटिल गर्ल्स आफ्टर मीजल्स,
मीजल के बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती हो, किसी को भी खांसी नहीं ठीक होती हो, भूख नहीं लगती हो, कुछ भी नहीं होता हो, कोई भी डिजीज डेवलप हो जाए, पल्सीटिला इज द मेडिसिन। पोडोफाइलम आ गया था पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सिकल कोर ओल्ड मैन। सोराइनम obstinate case of the bedwetting, wet the bed during full moon. Sepia is the medicine when bedwetting is there soon after the child sleeps, and sepia में tendency of constipation भी मिलती है। Silicea, bedwetting from blow on the head। Thyroidinum in weak, thin children, and sulfur for constitutional dirty patients, constipated patient, hot patient, craving for sweets along with worm infestation, sulfur. These are the medicine which are commonly used for the bedwetting. तो मैंने आपको केसेस भी साथ साथ बताई दिए। मैनी मेडिसिन्स जो है ना आई हैव यूज्ड विद क्वाइट सक्सेस फॉर द बेडवेटिंग। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने बेडवेटिंग के कारण पढ़ लिए, हमने केस टेकिंग कैसी करनी है वो पढ़ लिया, हमने हमारी केस टेकिंग के दौरान किन बातों पे ध्यान देना है वो पढ़ लिया, मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि साइकोलॉजिकली आप किस तरह से रिवॉर्ड वाले मैकेनिज्म से और बिहेवियरल थेरेपी से इसको ठीक कर सकते हैं। लास्ट में हमने रिपर्टरी भी पढ़ ली कि इसको बार बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सिम्टम्स से पहचान हो जाएगी। जब भी पेशेंट आपके सामने आके सिम्टम बोलेगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपना सिम्टम्स सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर लास्ट में हमने जो कॉमन मेडिसिन्स यूज़ की जाती है उनके थेरेपेटिक्स को भी हमने पढ़ लिया। तो ये था बेडवेटिंग हमारा कंप्लीट हुआ।